हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने काफ़ी सारा पढ़ा, तो अब चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज़ द आर्थोलॉजी, जहां हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट्स में आज हम शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट। तो समझिए शोल्डर जॉइंट क्या है। तो अगर शोल्डर जॉइंट को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप, किसका टाइप है। तो जो शोल्डर जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होगा, और साइनोवियल जॉइंट के अंदर ये बॉल एंड सॉकेट है। तो पहले हम शोल्डर जॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए आप स्कैपुला। तो स्कैपुला में दिस वन इज़ अ ग्लेनाइट कैविटी, दिस वन इज़ ग्लेनाइट कैविटी। ओके, ये है ग्लेनाइट कैविटी। तो जो ग्लेनाइट कैविटी है वो सॉकेट लाइक दिखाई देगा। दिस वन इज़ ह्यूमरस, और ये होगा ह्यूमरस का हेड। दिस वन विल बी द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ग्लेनाइट कैविटी सॉकेट के लाइक होगा, और ह्यूमरस का हेड जो है वो बॉल लाइक होगा। इस तरीके से इसमें आर्टिकुलेट करेगा, तो इसे कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर से एक बार रिपीट करें। स्कैपुला का ग्लेनाइट कैविटी सॉकेट लाइक होगा, जबकि ह्यूमरस का हेड ये बॉल लाइक होगा, और जब ये जॉइंट बनाएगा तो कहलाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों तरफ फाइब्रस कैप्सूल होगी। जहाँ देखते हैं हम, जब जॉइंट देखेंगे तो इस जॉइंट के चारों तरफ फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट होगा, और इसको कवर की होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सभी जॉइंट जहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट का टाइप अगर देखा जाए तो ये साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में आता है, और साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी देखा जाए तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट टाइप, तो क्या लिखेंगे आप? शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। सेकेंड आते हैं इसका आर्टिकुलर सरफेस। तो क्लियर है कि जो जॉइंट है उसके आर्टिकुलर सरफेस दो हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लेनाइट कैविटी ऑफ स्कैपुला, एंड द सेकेंड आर्टिकुलर सरफेस इज हेड ऑफ ह्यूमरस। तो क्योंकि इसमें ग्लेनाइट कैविटी और ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए इसे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। क्लियर? समझ में? तो इसका आर्टिकुलर सरफेस देखा जाए तो शोल्डर जॉइंट बनता है आर्टिकुलेशन ऑफ द स्कैपुला, या मैं कहूँ स्कैपुला की ग्लेनाइट कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में। इसीलिए देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहा जाता है? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्कैपुला का ग्लेनाइट कैविटी और ह्यूमरस का हेड, ये दोनों मिलकर बना रहा है शोल्डर जॉइंट, जिसे हम ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहेंगे। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो जो ग्लेनाइट कैविटी है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लेनाइट कैविटी शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं। सॉकेट तब है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। कैसा है? शैलो। जैसे एसिटाबुलम को देखा जाए तो एसिटाबुलम काफ़ी आपको डीप दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। तो ये ग्लेनाइट कैविटी कैसी है? शैलो है। जबकि जो इसका ह्यूमरस का हेड है, दिस वन, ह्यूमरस का जो हेड है वो कैसा दिखाई दे रहा है? उससे बड़ा है, ग्लेनाइट कैविटी से बड़ा, से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वीक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्लेनाइट कैविटी स्मॉल है, शैलो है, जो होल्ड कर रही है किसको? हेड ऑफ ह्यूमरस को, और हेड ऑफ ह्यूमरस उससे काफ़ी बड़ा है। तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ग्लेनाइट कैविटी कैसी होगी? वीक होगी। लेकिन इसका एक दूसरा फायदा है कि इस स्ट्रक्चर की वजह से जो शोल्डर जॉइंट है वो हाईली मूवेबल होता है, उसमें फ्रीली एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन किया जा सकता है। समझ में? तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो वीक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्लेनाइट कैविटी काफ़ी छोटी है, शैलो है, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को होल्ड करके रखती है। जबकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो उस ग्लेनाइट कैविटी से 3 टाइम्स बड़ा है। लेकिन फिर भी इस अरेंजमेंट की वजह से जो शोल्डर जॉइंट है उसको काफ़ी ज़्यादा मूवेबिलिटी मिलती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इतनी ज़्यादा मूवेबिलिटी है और वीक है जॉइंट, तो उसे स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। फर्स्ट वन, कोरेको एक्रोमियल आर्च। देखिए कोरेको एक्रोमियल आर्च के बारे में हम समझते हैं। तो ये हो गया आपका एक्रोमियन प्रोसेस, ये हो गया कोरेकॉइड प्रोसेस। देखिए सबसे पहले इसके बाद इस लिगामेंट को देखिए। तो यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस का हेड टिप ये आएगा, और यहाँ पर कोरेकॉइड।
तो इन दोनों के बीच में जो ट्रायंगुलर लिगामेंट है ये कहलाती है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। क्या कहलाएगी? कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो कोरेक्वाइड प्रोसेस के टिप और एक्रोमियन प्रोसेस के टिप और कोरेक्वाइड के लेटरल बॉर्डर के साथ अटैच होती है। यहाँ देखिए दिस वन, ये कहलाएगी कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। फर्स्ट वन क्लियर हुआ, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेक्वाइड प्रोसेस, ये तीनों मिलकर एक आर्च बनाती है जिसे हम कहते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। देखिए दिस वन इज कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, दिस वन इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस वन इज कोरेक्वाइड प्रोसेस। तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेक्वाइड प्रोसेस, ये तीनों मिलकर एक आर्च बनाती है, एक जगह बनाती है, एक सॉकेट बनाती है जिसे हम कहते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च, या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट तो बनेगा ग्लिनाइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस से, ये बनेगा सेकेंडरी सॉकेट, और इस सेकेंडरी सॉकेट की वजह से शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबिलिटी मिलती है। पहला जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कहलाता है कोरेको एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट, जहां पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर फिट होगा और इसे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ? हमने क्या देखा? हम देखते हैं कि जो शोल्डर ज्वाइंट है वो स्ट्रक्चरली वीक है और ग्लिनाइड कैविटी शैलो है, ग्लिनाइड कैविटी शैलो है, हेड ऑफ द ह्यूमरस उससे 3 टाइम बड़ा है। इस स्ट्रक्चर की वजह से जॉइंट वीक होगा, लेकिन मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मूव कर सकता है, उसको रोक नहीं रहे कोई, सॉकेट में रुक नहीं रहे वो। तो मोबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो हमने पहला फैक्टर देखा कोरेको एक्रोमियल आर्च। व्हाट इज कोरेको एक्रोमियल आर्च? कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेक्वाइड प्रोसेस के बीच में एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है। एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेक्वाइड प्रोसेस, ये तीनों मिलकर एक आर्च बनाएंगे जिसे हम कहेंगे, यहाँ देखिए, जिसे हम कहेंगे कोरेको एक्रोमियल आर्च या सेकेंडरी सॉकेट, जहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट होगा और इसे एक सपोर्ट मिलेगा। पहला। दूसरा है इसमें मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द रोटेटर कफ, मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द रोटेटर कफ। तो शोल्डर जॉइंट में क्या होता है कि स्कैपुला की तरफ से 4 मसल्स, नाम याद रखिएगा, सुप्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरस माइनर। अब इसे ट्रिक्स याद रखिए, SIT, सिट्स याद रखिएगा। S फॉर सब स्कैपुलरिस, फिर एक S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, फिर I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, फिर T फॉर टेरस माइनर। तो शोल्डर जॉइंट में स्कैपुला की तरफ से 4 मसल्स नीचे की तरफ उतरती है और उन मसल्स के जो फाइबर हैं वह आपस में मिलकर एक कफ बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ। ठीक है, क्या कहेंगे? रोटेटर कफ। पीजी में पूछता है कि रोटेटर कफ में निम्न में से कौन सी मसल्स पाई जाती है, कौन सी मसल्स नहीं पाई जाती, तो इसे कैसे याद रखेंगे? SIT से याद रखेंगे। S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, फिर S फॉर सब स्कैपुलरिस, फिर I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, फिर T फॉर टेरस माइनर। तो ये जो 4 मसल्स हैं वो मस्कुलो टेंडिनस कफ या रोटेटर कफ बनाती है और ये भी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सेकेंड। थर्ड आते हैं ग्लिनाइड लैब्रम। व्हाट इज ग्लिनाइड लैब्रम? तो आप इसमें देखिएगा, शोल्डर इसमें ये जो ग्लिनाइड कैविटी है, तो इस ग्लिनाइड कैविटी के पेरीफेरी में फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम होता है। इस ग्लिनाइड कैविटी के पेरीफेरी में यहाँ, तो ग्लिनाइड कैविटी के पेरीफेरी में फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होगा और ये जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम क्या कहलाएगा? ग्लिनाइड लैब्रम, यहाँ इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ग्लिनाइड कैविटी के पेरीफेरी में चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा? फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम दिखाई देगा जो कहलाएगा ग्लिनाइड लैब्रम। इस ग्लिनाइड लैब्रम की वजह से ये जो ग्लिनाइड कैविटी है इसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, इस ग्लिनाइड कैविटी की डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। जहां आप ध्यान से देखिए, जब इसकी डेप्थ इंक्रीज होगी तो थोड़ा सा जो हेड है वो यहाँ थोड़ा बेटर जो है वो फिट हो पाएगा, थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम, दैट इज नोन एज ग्लिनाइड लैब्रम। ये जो ग्लिनाइड लैब्रम है वो ग्लिनाइड कैविटी के पेरीफेरी में होगा, फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम होगा और ये क्या करेगा? उस ग्लिनाइड कैविटी जो सैलो है उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? इसके अलावा इस शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ मसल्स होती है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। पेक्टोरल गर्डल से रिलेटेड मसल जैसे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये 2 मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। हमने पहले पढ़ा टाइप में साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है। उस साइनोवियल जॉइंट के अंदर का कौन सा वेराइटी? बॉल एंड सॉकेट वेराइटी, आर्टिकुलर सरफेस 2, ग्लिनाइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। फिर कैसा है? वीक है स्ट्रक्चरली, इसे स्टेबिलिटी कौन कौन देता है? कोरिकोक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट हमने देखा। मस्कुलोटेंडिनस कफ या रोटेटर कफ, एसआईटी से याद रखा। फिर ग्लिनाइड लेब्रम और मसल्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अब शुरू करते हैं इसमें लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट। तो अभी आपके एग्जाम के पैटर्न पे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी ऐसे ही पूछ रहा है लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो आपको क्या लिखना है? तो अब इसमें आपको जॉइंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करना है। अब आप इसमें सीधा क्या कर सकते हैं? लिगामेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। तो जो शोल्डर जॉइंट है तो उस जॉइंट को कंप्लीटली सराउंड करेगा, ग्लिनाइड कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस को कंप्लीटली सराउंड करेगी एक लिगामेंट, जो कहलाएगी कैप्सुलर लिगामेंट। ये जो कैप्सुलर लिगामेंट होती है वो बहुत फर्मली या बहुत एडरेंट नहीं होती, फर्म नहीं होती। वो कैसी होती है? लूजली उसे कवर करती, वेरी लूज होगा। और इसके लूज अरेंजमेंट की वजह से ही जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्रीली मूव कर सकता है। क्लियर हुआ? एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो लूज तो है, लेकिन नीचे की तरफ इंफीरियरली ये डेफिशिएंट होता है, मतलब इंफीरियरली वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता है। और हमने पढ़ा कि हेड ऑफ द ह्यूमरस बड़ा है, ग्लिनाइड कैविटी छोटी है, तो जब मूव होगा और नीचे की तरफ जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इंफीरियरली डेफिशिएंट है, तो उसकी वजह से ह्यूमरस का हेड डिसलोकेट होकर नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन है। और ये जब नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से समझिए, जब हेड ऑफ द ह्यूमरस उस कैप्सुलर लिगामेंट के इंफीरियरली डेफिशिएंट होने की वजह से नीचे आएगा, तो नीचे उसे एक्सिलरी नर्व मिलेगी। तो जब डिसलोकेशन होता है ह्यूमरस का, तो वो एक्सिलरी नर्व को क्या कर देता है? डैमेज कर सकता है। समझ में? कैप्सुलर लिगामेंट वेरी लूजली अटैच्ड होगा। ये लूज अटैचमेंट की वजह से फ्री मूवमेंट को परमिट करेगा। इंफीरियरली लेस सपोर्टेड होता है, जिसकी वजह से हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो वहाँ से ग्लिनाइड कैविटी से डिसलोकेट हो सकता है। और जब वो डिसलोकेट होता है तो उसे जस्ट नीचे एक्सिलरी नर्व मिलेगी, उस एक्सिलरी नर्व को वो डैमेज करता है। मिडिली अगर देखा जाए तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो स्कैपुला में, मिडिली अगर देखा जाए तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से होते हुए, दिस वन इज सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, दिस वन इज इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो मीडियली सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से होते हुए आगे बढ़ता है और लेब्रम के मार्जिन को में अटैच होता है मीडियली। क्लियर हुआ? मीडियली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इस सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से आगे बढ़ेगा और इस ग्लिनाइड लेब्रम के चारों तरफ उसे अटैच करेगा मीडियली। क्लियर हुआ? अब आते हैं लेटरली। तो जो लेटरली इसे क्या मिलेगी? लेटरली तो इसे ह्यूमरस मिलेगा। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो लेटरली आएगा और यहाँ पर दिस वन इज एनाटॉमिकल नेक और उसके नीचे सर्जिकल नेक। तो लेटरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इस एनाटॉमिकल नेक तक अटैच होगा। मिडिली कहाँ होगा? सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से बियॉन्ड ग्लिनाइड लेब्रम में आएगा कैप्सुलर लिगामेंट, और लेटरली ये मिलेगा इसे एनाटॉमिकल नेक में। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो मिडिली और लेटरली याद हुआ। मीडियली ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से होते हुए उसे बियॉन्ड उसे क्रॉस करेगा और कहाँ तक जाएगा? ग्लिनाइड लेब्रम तक जाएगा। लेटरली कहाँ तक जाएगा? एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक आएगा। ठीक है, इन्फीरियरली समझते हैं। तो जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो यहाँ सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड करेगा। तो ह्यूमरस में दो नेक हैं, ऐसी बोन जिसमें दो नेक है वो कौन सी बोन है? ह्यूमरस। तो आप समझेंगे कि जो ह्यूमरस है उसमें आपको दो नेक दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ एनाटॉमिकल नेक जो हेड को बाकी अपर एंड से सेपरेट करेगा, और हेड और साफ्ट के बीच में आएगा आपका सर्जिकल नेक। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सर्जिकल नेक। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इन्फीरियरली कहाँ तक जाएगा? सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड करेगा। क्लियरली समझ में? सुपीरियरली, अब इसमें आप समझेगा, जब जॉइंट को आप समझेंगे इस तरीके से है जॉइंट, तो सुपीरियरली अगर देखा जाए, ठीक है, सुपीरियरली इसकी सुपीरियरली होगा ह्यूमरस के ऊपर की तरफ,
तो जो सुपीरियरली है वहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये पैसेज प्रोवाइड करेगा किसको? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई को। हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है इस बाइसिपिटल ग्रूव में इसका टेंडन रन करते हुए आता है। तो डेफिनेटली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो सुपीरियरली डेफिशिएंट हो जाएगा, पैसेज प्रोवाइड करेगा किसको? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई को। क्लियर हुआ? तो सुपीरियरली क्या मिलेगा? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, अब सामने की तरफ देखते हैं। तो जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सुलर लिगामेंट है वो सामने की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ एंटीरियरली कैप्सूल है वो आपस में फिर से जुड़ेगा। एंटीरियरली जो कैप्सूल है वो रीइंफोर्स्ड होगा, आपस में फिर से जुड़ेगा और इसको जोड़ते हैं कौन? 3 सप्लीमेंटल बैंड इसे जोड़ते हैं। तो ये लिगामेंट का मेन पार्ट नहीं है, लिगामेंट का सप्लीमेंट्री पार्ट है, जहां ये 3 लिगामेंट जिसे हम याद रखेंगे सीमी, एस फॉर सुपीरियर, एम फॉर मीडियल और आई फॉर इंफीरियर, 3 सप्लीमेंट्रियल या कहें सप्लीमेंट्री बैंड है। ठीक है, कौन कौन सा? सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। ये किसको जोड़ेंगे? ग्लिनाइड कैविटी और ह्यूमरस को जोड़ेंगे, ये कहलाएगा ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। क्लियर हुआ? तो हम क्या देखते हैं कि एंटीरियरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है वापस में रीइंफोर्स्ड होगा 3 सप्लीमेंटल बैंड के थ्रू। किसका सप्लीमेंट्री बैंड है? ग्लिनो यानी ग्लिनाइड कैविटी और ह्यूमरस को जोड़ने वाले लिगामेंट के 3 बैंड हमें दिखाई देंगे, सुपीरियर ऊपर की तरफ, मिडिल बीच में और नीचे की तरफ इंफीरियर। ये हो गया आपका, हमने क्या पढ़ा? कैप्सुलर लिगामेंट। क्लियर हुआ? कैप्सुलर लिगामेंट वेरी लूज है, इंफीरियरली डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन प्रोन है, डिसलोकेशन कॉमन है। डिसलोकेशन जब होगा तो वो एक्सिलरी नर्व को डैमेज करेगा। मिडिली देखा जाए तो ये सुपराग्लैंड ट्यूबरकल से बियॉन्ड ग्लिनाइड लैब्रम को पे अटैच होगी। लेटरली अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में अटैच होगी। इंफीरियरली अगर देखा जाए तो सर्जिकल नेक में अटैच होगी। सुपीरियरली ये पैसेज प्रोवाइड करेगी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। एंटीरियरली ये कैप्सुलर लिगामेंट रीइंफोर्स्ड हो जाएगा 3 सप्लीमेंटल बैंड के थ्रू और ये बैंड होगी सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये हो गया पहला कैप्सुलर लिगामेंट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पहला लिगामेंट सीधा लिखना है, दैट इज अ कैप्सुलर लिगामेंट। एंड द सेकंड लिगामेंट अब आते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ पर हमने देखा दिस वन इज कोरेकॉइड प्रोसेस, दिस वन इज कोरेकॉइड प्रोसेस और यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है कोरेकॉइड प्रोसेस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट से, ठीक है, एक्सटेंड करेगा रूट ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस से और ह्यूमरस के नेक में, ग्रेटर ट्यूबरकल के पीछे। तो अगर हम बोन में देखें तो यू कैन आइडेंटिफाइड दिस वन इज कोरेकॉइड प्रोसेस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट से यहाँ से दिस वन इज ह्यूमरस, ये लेजर, दिस वन इज ह्यूमरस। तो ये हो जाएगा इसका लेजर ट्यूबरकल और ये हो जाएगा इसका ग्रेटर ट्यूबरकल। तो कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट से एक लिगामेंट निकलेगी जो कि अपोजिट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल में, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के अपोजिट में, कहाँ पर? उसके नेक में अटैच होगी। ठीक है, वापस एक बार देखें, द लिगामेंट नेम्ड कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट से स्टार्ट होगी और ह्यूमरस में आएगी, ह्यूमरस में नेक में, कहाँ पर? तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके अपोजिट। तो यहाँ इन दोनों के बीच की लिगामेंट कहलाएगी क्या? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। नाम याद रहेगा, कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट से अराइज होगी और ह्यूमरस के नेक में ग्रेटर ट्यूबरकल के अपोजिट वो अटैच हो जाएगी और ये भी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कैप्सूल को। क्लियर? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। फिर आते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, यहाँ देखिए अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में, तो ये है इसका बाइसिपिटल ग्रूव, दिस वन इज बाइसिपिटल ग्रूव। तो इस बाइसिपिटल ग्रूव में एक ट्रांसवर्सली अटैच होगी लिगामेंट जो कहलाएगी ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये ब्रिज करेगा किसको? अपर पार्ट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। इस बाइसिपिटल ग्रूव दोनों ट्यूबरकल के बीच में या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जिसे हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं, इसके अपर पार्ट में, अपर सरफेस में इसको ब्रिज करेगा और इसके नीचे से रन करेगी क्या? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई की टेंडन। ठीक है, एंड द लास्ट
लिगामेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज द ग्लिनाइड लैब्रम। हमने अभी पढ़ा कि जो ग्लिनाइड कैविटी है उसके चारों तरफ फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम होगा और यही फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम कहलाएगा क्या आपका ग्लिनाइड लैब्रम कहलाएगा। ये ग्लिनाइड लैब्रम इस ग्लिनाइड कैविटी के मार्जिन को कवर करता है, साथ ही साथ इस ग्लिनाइड कैविटी के डेप्थ को भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमरस का हेड है वो यहाँ बेटर फिट होगा, बेटर तरीके से वो आर्टिकुलेट कर पाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन किस टाइप का है। सेकेंड पढ़ा आर्टिकुलर सरफेस, इसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने पढ़ा लिगामेंट ऑफ द जॉइंट, जिसमें कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड द ग्लिनाइड लैब्रम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ब्लड सप्लाई, बर्सा, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे।